नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस बैलेंस शीट क्लासेस में। आज अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इस चैप्टर में अपन क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में अपन सीखेंगे कि सांख्यिकी का उद्गम तथा विकास। फिर उसके बाद क्या सीखेंगे? सांख्यिकी शब्द का अर्थ व परिभाषाएं। फिर क्या सीखेंगे? सांख्यिकी की विषय सामग्री। फिर स्टैटिक्स का क्या पर्पज है, उद्देश्य सीखेंगे। फिर उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो सीखेंगे। फिर सांख्यिकी का क्या नेचर है वो सीखेंगे। फिर सांख्यिकी विषय का अन्य विषयों से क्या संबंध है वो सीखेंगे। फिर सांख्यिकी कार्य करने वाला जो सांख्यिक है उसके क्या कार्य हैं और सांख्यिकी विषय के क्या कार्य हैं, सांख्यिकी की क्या लिमिटेशन है, और जब अपन सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो डाटा जो समंक होते हैं उनके प्रति कभी कभी अपन को अविश्वास होता है। तो क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं। अब जब अविश्वास हुआ है तो उसको कैसे दूर करने के क्या उपाय हैं, और कुछ समंकों का दुरुपयोग हो गया तो कुछ उनके उदाहरण भी अपन पढ़ेंगे। जैसे ही यह चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो जो पीछे अपने सिलेबस से पेपरों में क्वेश्चन आए हैं वो अपन पेपर में क्वेश्चन भी करेंगे। अब अपन पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम क्या है? सांख्यिकी का उद्गम तथा विकास। तो देखो ये कैसे स्टार्ट हुआ है। 1749 ईस्वी में। कब? 1749 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एचेनवाल द्वारा स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और इसी के कारण इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो देखो 1749 ईस्वी में जर्मन के विद्वान गॉटफ्राइड एचेनवाल द्वारा स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और इसी प्रयोग के कारण इनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। क्या इससे पहले सांख्यिकी का कहीं प्रयोग नहीं हुआ था? हुआ था। कहाँ हुआ था? साहित्य में हुआ था। स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग हुआ था। किन्होंने किया था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था, जिसका प्रमाण विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट, सिम्बेलाइन में मिलता है। उसी प्रकार जॉन मिल्टन की जो किताब थी पैराडाइज रिंगेन, वहाँ भी इसका उल्लेख मिलता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपने साहित्य के अंदर इस स्टेटस शब्द का प्रयोग किया था। तो इस स्टेटस शब्द का अर्थ क्या था या किस अर्थ के लिए इन्होंने प्रयोग किया? तो इन्होंने अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जो राज्य के शासन कार्य में क्या था? निपुण था। राज्य के शासन कार्य में निपुण व्यक्ति के रूप में इस स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग किया। अब है जो स्टैटिक शब्द है वो कैसे आया या उसका भाषाई यात्रा क्या थी? जो स्टैटिक शब्द आया इसकी भाषाई यात्रा कैसी थी? तो देखो ये शब्द लैटिन से उत्पन्न हुआ है और कहाँ तक आया है? स्टैटिक्स जो अंग्रेजी तक आया है। तो इसका भाषाई यात्रा अपन स्टार्ट करें तो सबसे मूल स्रोत कौन सा है? लैटिन है। और लैटिन में स्टेटस शब्द से प्रारंभ हुआ। तो मूल शब्द क्या है? स्टेटस। और मूल स्रोत क्या है? लैटिन। इस स्टेटस शब्द का प्रारंभिक अर्थ क्या था? स्थिति या खड़े रहने की मुद्रा या सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति था। फिर मध्यकाल और पुनर्जागरण काल के दौरान इस शब्द का अर्थ बदलकर, किस शब्द का? इस स्टेटस शब्द का अर्थ बदलकर राज्य या राजनीतिक ढांचा हो गया। नया लैटिन रूप 17वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोपीय विश्वविद्यालयों में अकादमिक उपयोग होने लगा तब ये एक वाक्यांश गढ़ा गया जिसे अपन बोलते हैं स्टैटिकम कॉलेजियम, जिसका अर्थ, इसका स्टैटिक कॉलेजियम का अर्थ था
राज्य के मामलों पर व्याख्यान या राज्यों के मामले का पर अध्ययन परिषद था। तो ये लैटिन से संबंधित हुआ। अब उसके बाद लैटिन के बाद ये शब्द कहाँ गया? इतावली में गया। इतावली बोले तो इटली में गया, जहाँ पे मूल शब्द क्या था? स्टाटिस्ता था। स्टाटिस्ता था। मूल लैटिन का जो स्टेटस शब्द था वो 16वीं सदी के में इटली में ये शब्द हुआ, जिसका अर्थ था राजनेता, बोले तो स्टेट्समैन। किसका? स्टेटिका का। वह व्यक्ति जो राज्य की कूटनीति, अर्थशास्त्र और शासन व्यवस्था की गहरी समझ रखता हो। और इसी इतावली में स्टैटिका शब्द बना। तो इतावली में कौन सा शब्द बना? स्टैटिका शब्द बना, जिसका अर्थ क्या था? राज्य से संबंधित मामलों या राजनेताओं की कला एवं विज्ञान था। इटली के बाद ये शब्द कहाँ गया? जर्मनी में गया। कहाँ गया? जर्मनी में गया। तो आधुनिक स्वरूप में ये पहचाने जाने लगा। कहाँ? जर्मनी में। तो जर्मनी में स्टैटिक शब्द था। मूल शब्द क्या था? स्टैटिक था। जर्मनी में मूल शब्द क्या था? स्टैटिक था। योगदान जो किसने दिया? जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एचेनवाल ने 1749 में अपनी पुस्तक में इस विशिष्ट जर्मन शब्द को गढ़ा। एचेनवाल ने इसे स्टस विनेस सॉफ्ट कहा, और इसका अर्थ था या पर्यायवाची के रूप में, किसके रूप में? राज्य का विज्ञान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उस समय स्टैटिक्स का मतलब गणित या आंकड़े नहीं था। स्टैटिक्स का मतलब क्या था? किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का शब्दों में विवरण देना था। फिर ये शब्द जर्मन से निकल के फ्रांस पहुंचा, और फ्रांस का मूल शब्द था स्टैटिस्टिक था, और जिसका अर्थ क्या है? राज्य से संबंधित मामले, मैटर ऑफ स्टेट, या राज्य की स्थिति का विवरण देने वाला। फिर यही फ्रांसीसी शब्द आगे जाके अंग्रेजी में गया। अंग्रेज में कहाँ? स्कॉटिश प्रभाव। तो इसका मूल शब्द क्या था? स्टैटिक्स था, जो अपन आज यूज करते हैं। 1791 में स्कॉटलैंड के विचार सर जॉन स्किनलेयर ने जर्मन शब्द स्टैटिक्स का अंग्रेजी में अपनाया। स्टैटिक्स को अंग्रेजी में क्या गया? यूज किया। सिंक्लेयर ने अपनी पुस्तक स्टैटिकल अकाउंट ऑफ स्कॉटलैंड में लिखा कि अंग्रेजी में स्टेट का मतलब केवल राजनीतिक ढांचा होता है, लेकिन वे इस नए शब्द स्टेटस या स्टैटिक्स का उपयोग किसी समाज की कुल उपज, जनसंख्या और वहाँ के लोगों की खुशहाली के आंकलन के लिए कर रहे हैं। ये शब्द उस समय केवल और केवल एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा था। फिर 19वीं शताब्दी में आते आते इसी शब्द का बहुवचन में रूप उपयोग होने लगा, और बहुवचन के रूप में इन्होंने स्टैटिक्स लिखा जाए, जो दो रूपों में परिभाषित हुआ। पहला, एक वचन के रूप में इसे बोला आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला विज्ञान या आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला विषय, और बहुवचन के रूप में इस शब्द को क्या बोला? तथ्यों का समूह या समंकों का, क्या बोला? आंकड़ों का समूह या तथ्यों का समूह कहा गया। जैसे किसी देश के जनसंख्या के आंकड़े। अब इन्हीं शब्दों को, जितने भी शब्द अपन ने पढ़े, क्या पढ़े? स्टेटस पढ़ा, स्टैटिका पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, स्टैटिको पढ़ा, स्टेटस पढ़ा। इन शब्द का मूल अर्थ क्या था? राजनीतिक राज्य था। तो देखो, प्राचीन काल में, कब? प्राचीन काल में 17वीं शताब्दी में लैटिन में स्टेटस
और स्टैटिकम शब्द उपयोग हुआ। फिर 16वीं से 17वीं शताब्दी में जहाँ कहाँ थे, इटली में स्टेटा या स्टैटिका शब्द का प्रयोग हुआ। फिर 1749 जो लगभग 18वीं सदी के मध्य था, 18वीं सदी में था, वहाँ जर्मन में स्टैटिक शब्द का प्रयोग हुआ। और 1771 से लेके 1789 तक, बोले तो 18वीं सदी के अंत तक फ्रांसीसी में स्टैटिक शब्द हुआ, और वही आगे जाके कहा अंग्रेजी में स्टैटिक शब्द बना। इन सभी शब्दों का मूल अर्थ केवल और केवल क्या था, राजनीतिक राज्य था। कभी कभी अदर में भी पूछ लेते हैं, जैसे इसी स्टैटिक शब्द को स्पेनिश में क्या कहा गया और इसी स्टैटिक शब्द को रूस में क्या कहा गया। तो देखो, स्पेनिश भाषा में इसे कहा गया एस्तादिस्ता कहा गया, और रूसी भाषा में इसे कहा गया स्टैटिका कहा गया। ठीक, आगे चले। अब है एक सवाल कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाए। तो देखो, अगर यदि अपन से डायरेक्ट पूछे कि सांख्यिकी के मूल जनक कौन है, या पूछे सांख्यिकी के वैचारिक जनक कौन है, या डायरेक्ट पूछे कि सांख्यिकी के जनक कौन है, तब अपना आंसर आएगा गॉटफ्राइड एचेनवाल। क्या आएगा, गॉटफ्राइड एचेनवाल। ये क्या थे, जर्मनी के इतिहासकार भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे, और कानून के प्रोफेसर भी थे। इनका इस सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान था। तो योगदान कैसे था, सबसे पहले इन्होंने स्टैटिक शब्द की खोज की। कब की, 1749 में अपनी प्रसिद्ध जर्मन पुस्तक में की। ठीक है, और इन्होंने स्टैटक्राफ्ट का सिद्धांत दिया, स्टैटक्राफ्ट का सिद्धांत दिया। उन्होंने इसे स्टेटविस्चिफ, बोले तो राज्य का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने सांख्यिकी को अकादमिक दर्जा भी प्रदान किया। कैसे, इन्होंने जर्मनी की गोटेंगन यूनिवर्सिटी में सांख्यिकी को एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया, जिससे इसे दुनिया भर में पहचान मिली। फिर है आधुनिक सांख्यिकी के जनक। कौन से, आधुनिक सांख्यिकी के जनक, बोले तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टैटिक्स। इनमें किसका नाम आएगा, R.A. फिशर साहब का। ये ब्रिटिश के जीव विज्ञान और गणितज्ञ थे। इनका योगदान कैसे था, इन्होंने गणितीय क्रांति, एक शुद्ध गणितीय और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। किसको, स्टैटिक्स को। फिर इन्होंने एक प्रसरण विश्लेषण भी दिया, बोले तो एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कई समूहों की क्या करता है, तुलना करता है। इन्होंने प्रयोगों का डिज़ाइन, बोले तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी दिया। इन्होंने अनुमान सिद्धांत और मैक्सिमम लाइक्लीहुड की खोज भी की। ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ अनुमान निकालना होता है। इन्होंने व्यवहारिक उपयोग भी किया सांख्यिकी का। फिशर ने सांख्यिकी को कृषि, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे व्यवहारिक विषयों में या व्यवहारिक विज्ञानों में रिसर्च करने का मुख्य जरिया बनाया। ठीक है, तो अब देखो आगे है भारतीय सांख्यिकी के जनक। किसके जनक, भारतीय सांख्यिकी के जनक। तो देखो, भारतीय सांख्यिकी का जनक में नाम आता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोपेंस, बोले तो PC महालोपेंस। इनका योगदान क्या रहा, इन्होंने 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बोले तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। डेटा विश्लेषण के लिए इन्होंने महालोबेंस दूरी की खोज की, जिसका उपयोग आज भी AI और लर्निंग मशीनों में किया जाता है।
राष्ट्र निर्माण में भी इनका योगदान रहा। वे स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 में पूरी तरह से उनके महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और जिसने किसने सेकंड पंचवर्षीय योजना ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो देश में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार हर साल उनके जन्मदिन पर कब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं कि अगर मूल शब्द और विचारक के जनक पूछे तब अपन को आंसर क्या लेना है, गॉटफ्राइड एचेनवाल। मतलब कोई ऑप्शन में कुछ ना लिखा हो, केवल ये लिखा हो कि सांख्यिकी के जनक कौन हैं, तब अपन बोलेंगे गॉटफ्राइड एचेनवाल। इन्होंने सांख्यिकी का स्वरूप कैसा बताया, इन्होंने गुणात्मक और वर्णात्मक बताया। यही अगर अपन से कोई पूछे कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक कौन है या आधुनिक एवं गणितीय विधियों के जनक कौन है, तो अपन पूछेंगे आर.ए. फिशर साहब का नाम लेंगे। इन्होंने सांख्यिकी में शुद्ध गणितीय और प्रयोगात्मक का प्रयोग किया। उसी संदर्भ में अगर कोई पूछे कि भारतीय सांख्यिकी योजना के जनक कौन है, तब अपना नाम आएगा पी.सी. महालनोबिस। इन्होंने व्यवहारिक, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भ में सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि सांख्यिकी के जनक डायरेक्ट पूछे तो पहला ऑप्शन आएगा गॉटफ्राइड एचेनवाल और दूसरा ऑप्शन आएगा आर.ए. फिशर। आगे स्टार्ट करें तो देखो, सांख्यिकी शब्द आज का नहीं है। सांख्यिकी शब्द का इतिहास या का बहुत पुराना है। तो उसी पुराने इतिहास को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सांख्यिकी की उत्पत्ति राजाओं के विज्ञान या राज्य शिल्प विज्ञान के रूप में हुई है। राजाओं के विज्ञान को अपन क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ द किंग, और राज्य शिल्प विज्ञान बोले तो साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहा जाएगा। अति प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग शासन चलाने के रूप में होता था। समय समय पर सम्राट अपने देश की जनशक्ति और धन शक्ति के बारे में सर्वेक्षण करते थे, जिनसे उन्हें ठीक ठीक पता चल जाए कि आवश्यकता पड़ने पर कितने सैन्य एकत्रित कर सकते हैं और कर के रूप में कितनी आय अपन को प्राप्त हो सकती है। उसी संदर्भ में जनसंख्या व धन वितरण के आंकड़े, किसके, जनसंख्या तथा धन वितरण के आंकड़े सर्वप्रथम मिस्र के सम्राट 3050 ईसा पूर्व पिरामिड के निर्माण के समय एकत्रित कराए थे। उसी प्रकार भूमि संबंधी आंकड़ों का संग्रहण 1400 ईसा पूर्व में सम्राट रेमिनसन द्वितीय ने मिस्र में भूमि का उचित वितरण करने के उद्देश्य से भूमि संबंधी आंकड़ों का संग्रहण करवाया था। विभिन्न जातियों की गणना मूसा तथा डेविस के शासन काल में भी विभिन्न जातियों की जनगणना कराई गई थी। अब यही अति प्राचीन काल का संदर्भ अपन भारत के इतिहास में देखते हैं। तो देखो, भारत में भी आंकड़े संग्रहण करने की परंपरा अत्यंत पुरानी है। ठीक है, आंकड़े एकत्रित करने की रीति तथा संगठन का उल्लेख भारत में भी मिलता है। तो देखो, मनुस्मृति और शुक्र नीति के शासन व्यवस्था के लिए आंकड़े एकत्रित करने की रीति व संगठन का उल्लेख मिलता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आय और व्यय, जन्म और मरण, सेना, भूमि का वितरण आदि से संबंधित आंकड़े संकलन की प्राचीन विधियों का वर्णन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी शासन संबंधी आंकड़े मिलते हैं।
मुगल काल, जिसमें तुजुके बाबरी आईने अकबरी में संकलित समंकों का उल्लेख किया गया है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने लगान का निर्धारण करने के उद्देश्य से भूमि संबंधी आंकड़े एकत्रित कराए थे। इस प्रकार प्राचीन तथा मध्यकाल में समंकों का संग्रहण केवल और केवल शासन प्रबंध को ठीक से चलाने के लिए ही किया जाता था। इसीलिए आरंभ में सांख्यिकी को राज्य का विज्ञान या राजनीतिक अंकगणित आदि के नाम से पुकारा जाता था। आगे चलकर धीरे धीरे सांख्यिकी का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में खगोल वैज्ञानिकों ने ग्रहों और तारों की गति के अध्ययन के में आंकड़ों का उपयोग किया। इन आंकड़ों के उपयोग का मुख्य वैज्ञानिक जॉन केपलर तथा टाइको ब्रेहे था। इनके प्रयोग में मापन त्रुटियां आती थी। कैसे? जो भी ये कैलकुलेशन करते थे उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती थी। वास्तविक मान और इनके द्वारा किया गया मान, इन दोनों का अंतर ही क्या कहला रहा था? एरर कहला रहा था। इसी एरर से एरर थ्योरम, प्रोबेबिलिटी और एप्रोक्सीमेशन का विकास हुआ। फिर आगे इसी इतिहास में 17वीं शताब्दी में जन्म व मृत्यु संबंधी आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन शुरू हुआ, जिसे कहा गया वाइटल स्टैटिक्स। क्या गया गया? वाइटल स्टैटिक्स। इस वाइटल स्टैटिक्स के अंदर जन्म दर, मृत्यु दर, औसत, रोग और जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किया गया। जॉन ग्रांट को वाइटल स्टैटिक्स का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली बार जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। और इन्होंने सिद्ध किया कि सामाजिक घटनाओं, कौन सी घटनाएं? जन्म, मृत्यु, ये सभी सामाजिक घटनाओं में भी नियमितता होती है। जब मृत्यु दर के आंकड़े उपलब्ध हुए तब लोगों ने उन पे अनुमान लगाना स्टार्ट किया कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष जीवित रह सकता है, उसके मृत्यु की संभावनाएं कितनी हैं, और इन्हीं संभावनाओं से जीवन बीमा की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? जीवन बीमा की शुरुआत। फिर आगे चलकर 18वीं शताब्दी में आधुनिक सांख्यिकी का वास्तविक विकास प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हुआ। किससे हुआ? प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हुआ। मुख्य प्रश्न ये था कि अनिश्चित घटनाओं की संभावनाएं कैसे निकाली जाए। जैसे एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड आएगा या टेल आएगा, उस घटना का कैसे अनुमान लगाया जाए। पासा फेंका जाए तो 1 आएगा पासे पे, 2 आएगा, 3 आएगा, उसका कैसे अनुमान लगाया जाए। जुए में अपन हारेंगे, जीतेंगे या क्या परिणाम आएगा, उसका क्या मान निकाला जाए। उसी की खोज से प्रोबेबिलिटी थ्योरम का विकास हुआ। फिर आगे चलकर ब्लेज पास्कल और पियर डी फॉर्मेट ने भी प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट हल करते समय प्रोबेबिलिटी थ्योरम की क्या रखी? नींव रखी। प्रोबेबिलिटी का मूल विचार क्या होता है बोले तो फेवरेबल आउटकम्स, मतलब अनुकूल परिस्थितियां, बट्टा टोटल आउटकम बोले तो कुल परिस्थितियां। जैसे एक पासे को फेंका जाए तो 5 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई? 1। कौन सा? 5 आने की। और कुल परिस्थितियां, पासे में टोटल कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए। तो फेवरेबल कंडीशन 1 और कुल कंडीशन 6।
उसी प्रकार जैकब बार्लोनी ने प्रोबेबिलिटी में पहली बार महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उन्होंने लॉ ऑफ लार्ज नंबर का विचार दिया। लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या बताता है कि एक्स बार का संबंध म्यू से होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा आंकड़ों का औसत निकालोगे तो उसका जो वास्तविक मान के करीब पहुंच जाएगा। अधिक आंकड़ों पर औसत हमेशा वास्तविक मान के करीब पहुंचता है। उसी प्रकार एब्रहम डी मॉर्वे ने प्रोबेबिलिटी और एनालिटिक पर कार्य किया और पेरिस दी लाप्से ने प्रोबेबिलिटी को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ये हुई 18वीं शताब्दी के बाद। 18वीं शताब्दी के बाद अब इसी 18वीं शताब्दी को आगे चले तब 19वीं 20वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों के नाम है और उनके कुछ योगदान हैं। तो देखो, सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सांख्यिकी को गणितीय शक्तियाँ प्रदान की। उनका प्रमुख योगदान था लीस्ट स्क्वायर मेथड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी प्रकार फ्रांसिस गॉल्टन का क्या योगदान था? रिग्रेशन और बायोमेट्री था। कार्ल पियर्सन ने भी स्टैटिक्स में योगदान दिया। इन्होंने कोरिलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट दिया। विलियम स्नेली गोस्टे जो स्टूडेंट नाम से प्रसिद्ध थे, इन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन विकसित किया। यह छोटे नमूनों पर डिसीजन लेता था और छोटे नमूने किसे बोलते हैं? जो की संख्या 30 से कम होती है। फिर बाउले में भी सांख्यिकी में योगदान दिया। इन्होंने विषमता का गुणांक सूत्र दिया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर्डनेस। फिर है सांख्यिक शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखो, सांख्यिक शब्द दो अर्थों से मिल का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिक शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला, बहुवचन में स्टैटिक्स का तात्पर्य समंकों या आंकड़ों से होता है। बोले तो स्टैटिकल डाटा से होता है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। मुख्यतः क्या होते हैं? क्वांटिटिव डाटा होते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा को भी, बोले तो गुणात्मक को भी क्वांटिटिव में बदला जा सकता है। आए समझ में? जैसे जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, मूल्य स्तर के समंक और अपराध संबंधी आंकड़े भी, ये सब क्या है? आंकड़ों हैं। क्या ये आंकड़े हैं? एक वचन के रूप में स्टैटिक्स का अर्थ होता है सांख्यिक विज्ञान या सांख्यिक रीतियां। बोले तो स्टैटिकल मेथड होता है। कैंडाल तथा बैकलैंड ने स्टैटिक्स शब्द का निम्नलिखित रूप से व्याख्या की। इन्होंने स्टैटिक्स शब्द को बहुवचन के रूप में क्या कहा? व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य। और इसी स्टैटिक्स शब्द को एक वचन के रूप में इन्होंने क्या किया? कहा सांख्यिक रीतियाँ। और इन रीतियों में समंकों का संग्रहण भी आता है, उनका प्रस्तुतिकरण भी आता है, उनका विश्लेषण भी आता है और उनका निर्वचन भी आता है। अब इन सांख्यिक रीतियों में कौन कौन से चरण होते हैं? तो देखो, सांख्यिक रीतियों में डाटा का कलेक्शन होता है। बोले तो आंकड़ों का संकलन होता है। उन्हीं आंकड़ों के संकलन के बाद उनका एडिटिंग भी होता है। एडिटिंग के बाद क्लासिफिकेशन होता है। फिर क्लासिफिकेशन के बाद उनका टैबुलेशन, बोले तो सारणीयन होता है। फिर उनका प्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो। फिर उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस निकाला जाता है, जो समानांतर माध्य, बोले तो केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप से, अपकिरण के माप से
विषमता गुणांक से, परिघात से, मूवमेंट से, इनसे निकाला जाता है। फिर इंटरप्रिटेशन होता है। ये तो है सांख्यिकी की रीतियों के चरण, लेकिन ये सांख्यिकी रीतियाँ एक अनुसंधान के चरण का ही हिस्सा है, इसलिए अपन पहले अनुसंधान के चरण को ही पूरा पढ़ेंगे ताकि कौन सा स्टेप कहाँ आएगा अपन को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप किसी भी रिसर्च को करने जाओगे तो सबसे पहले आपके पास क्या रिसर्च करना है, वो आपके पास प्रॉब्लम होगी। उसे प्रॉब्लम सिलेक्शन कहेंगे कि आपका कौन सी समस्या है उसका चुनाव किए। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उस समस्या के बारे में पीछे किसी ने अध्ययन कर रखा है तो उसी अध्ययन का डाटा अपन इकट्ठा करेंगे। फिर अपना क्या ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड करेंगे। फिर हाइपोथेसिस मतलब शून्य परिकल्पना या जो उसकी परिकल्पना है वो मानेंगे। फिर रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करेंगे। फिर अपन को पूरे पे रिसर्च करना है या उसमें से कुछ आंकड़े लेने हैं तो सैम्पलिंग डिसाइड करेंगे। फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सांख्यिक विधियों के चरण आ जाएंगे। डाटा का कलेक्शन करेंगे, उस कलेक्शन के बाद उसका एडिटिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेबुलेशन बोले तो सारणीयन करेंगे, फिर उसका प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालेंगे जो अपन केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप से, अपकिरण के माप से, परिघात से, सहसंबंध से, काल श्रेणियों से, सबसे स्टैटिकल। फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे, एंड में रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। तो देखो अनुसंधान क्या होता है, ज्ञान की खोज होता है। और स्टैटिक सब्जेक्ट में करेंगे तो सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है, ज्ञान की वह खोज जो सांख्यिक रीतियों के द्वारा की जाए वो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। अब अपना है जो अपन ने बोला था कि सांख्यिकी का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक बहुवचन के रूप में, एक एकवचन के रूप में। तो अब अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे किसके संदर्भ में, बहुवचन के रूप में। तो देखो बहुवचन के रूप में संख्यात्मक अर्थात समंकों की परिभाषा है। वास्तव में समंक ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और जो सांख्यिक विज्ञान की आधारशिला है। समंक क्या है, समंक सांख्यिक विज्ञान की आधारशिला है। अब एक शब्दकोश है, कौन सा शब्दकोश है, वेबस्टर डिक्शनरी। उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि समंक किसी राज्य के निवासियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य हैं जो विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या संख्याओं की सारणियों में अथवा किसी भी सारणीकृत तथा वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जा सके। वालिस तथा रॉबर्ट्स ने भी समंक तथ्यों के परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण हैं जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। उसी प्रकार बाउले ने भी सांख्यिकी बहुवचन के रूप में परिभाषा में क्या कहा है कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। अब इसी बाउले की परिभाषा से कुछ विशेषताएं निकल के आ रही है। पहला कि समंक अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। दूसरा, समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य हैं। अगर मात्रात्मक है तो डायरेक्ट प्रदर्शन हो जाएगा और अगर गुणात्मक है तो उन्हें पहले किसमें चेंज किया जाएगा, मात्रात्मक में चेंज किया जाएगा और उसके बाद उनको रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। वे समंक तुलना योग्य या सहजातीय होते हैं। फिर है एकेनवाल ने भी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि राज्य से संबंधित
दोनों ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह क्या कहलाता है? समंक कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है। इसी प्रकार एक परिभाषा और किसने दी है? यूथ एंड कैंडाल ने दी है। क्या दी है? कि समंकों से हमारा तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। तो समंकों की व्यापक, सर्वश्रेष्ठ और आदर्श परिभाषा किसे बोला जाएगा? ये बोला जाएगा हॉरेस सिक्रेस्टाई को। समंकों की व्यापक, सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श परिभाषा किन्होंने दी? हॉरेस सिक्रेसाइस्ट ने दी। उन्होंने क्या कहा कि समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, जो यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनका अनुमान या गणना की जा सकते हैं, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। इस परिभाषा में समंकों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पहला कि समंक तथ्यों के समूह के रूप में होते हैं। सिंगल संख्या समंक नहीं कहलाएंगे। समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होते हैं, अर्थात गुणात्मक तथ्यों को भी संख्या के रूप में बदलकर प्रस्तुत किया जाता है। इनका गणना या अनुमान लगाया जाता है। यथोचित शुद्धता बोले तो अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, उसके आकार और उपलब्ध साधनों पर शुद्धता निर्भर करती है। ये सुव्यवस्थित संकलन होते हैं। ये पूर्व निश्चित उद्देश्य पर आधारित होते हैं तथा तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित होते हैं। ये सब परिभाषाएं सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में थी। तो क्या अपन ये माने कि इस प्रकार स्पष्ट कह सकते हैं कि सभी सांख्यिक समंक संख्यात्मक तथ्य होंगे, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। मतलब सारी की सारी संख्याएं सांख्यिक संख्याएं हो या सांख्यिक समंक हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना है कि जो सांख्यिक समंक है वो जरूर क्या थे? संख्यात्मक समंक थे। तो क्या कहा सकता है कि सभी सांख्यिक समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। केवल वही होंगे जो उपरोक्त अपन ने ऊपर विशेषताएं पढ़ी, उन विशेषताओं में उनका वर्णन हो। केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहा जाता है जिनमें उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती है। कौन सी विशेषताएं? ये वाली विशेषताएं। हॉरेस सिक्रेस्टाई ने कहा है कि समंक तथ्यों के समूह के रूप में हो सकते हैं। तो अगर कोई एकल संख्या है तो वो क्या नहीं कहेगी? समंक नहीं कहलाएगी। आया समझ में? ये कथन सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, पेपर में आएगा। अब है सांख्यिकी का एक वचन के रूप में अर्थ। तो देखो, अब सांख्यिकी के रूप में परिभाषाएं। तो सांख्यिकी का एक वचन के रूप में अर्थ होता है सांख्यिक विधियां, बोले तो स्टैटिकल मेथड। तो देखो, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिक विज्ञान से होता है, जिसमें समंकों का संकलन, उनका विश्लेषण एवं उनके निर्वचन से संबंधित अनेक सांख्यिक रीतियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सांख्यिक विज्ञान की
अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, जिन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। श्रेणी में बांट सकते हैं कैसे? एक वो विद्वान जिन्होंने इनका अर्थ प्राचीन मत के अनुसार लगाया, बोले तो संकीर्ण अर्थ लगाया, और एक वे विद्वान जिन्होंने इसका आधुनिक मत की परिभाषा दी, तो बोले तो व्यापक परिभाषाएं दी। तो पहले अपन वो पढ़ेंगे जिन्होंने प्राचीन मत की परिभाषाएं दी, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसका नाम आएगा वो आएगा A.L. बाउले साहब का। तो बाउले ने 2-3 कथन बोले हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं। पहला, सांख्यिकी क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। तो सांख्यिकी को उचित अर्थ में माध्य का विज्ञान भी कहा जाता है। ये 2 परिभाषाएं। तीसरी, सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका मापन करने का विज्ञान है। सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका मापन करने का विज्ञान है। ये तीनों परिभाषाएं किसने दी? बाउले ने दी। बाउले साहब ने बहुत सारी परिभाषाएं दी, लेकिन ये 3 परिभाषाएं पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 परिभाषाएं। उसी प्रकार बॉडिंगटन ने भी, किसने? बॉडिंगटन ने भी सांख्यिकी के एक वचन के रूप में परिभाषा क्या की कि सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का क्या है? विज्ञान है। क्या है? सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है। फिर ये परिभाषाएं कौन सी परिभाषाएं होंगी? जो प्राचीन मत की परिभाषाएं थी। कैसी परिभाषाएं थी? प्राचीन मत की परिभाषाएं थी। अब जो परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक अर्थ की परिभाषाएं या फिर व्यापक परिभाषाएं। उसमें सबसे पहले नाम है किंग का। किंग ने क्या कहा है कि गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को क्या कहते हैं? सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार P.H. कार्मल ने परिभाषा क्या दी कि सांख्यिकी का विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन व विश्लेषण से संबंधित है जिनका संख्यात्मक रूप में मापन हो सकता। सेलिंगमैन ने भी परिभाषाएं दी एक वचन के रूप में। इन्होंने बोला सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन की रीतियों से संबंध रखता है जिन्हें किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया जाता है। F.E. कॉक्सटन एंड काउडन ने परिभाषा दी कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। वॉलिस तथा रॉबर्ट ने बहुवचन के रूप में परिभाषा दी, साथ साथ में एक वचन के रूप में जो परिभाषा दी वो आधुनिक से भी ज़्यादा नवीन दृष्टिकोण दिखाता है। और उन्होंने क्या कहा कि अनिश्चितता के समक्ष विवेकपूर्ण निर्णय करने की रीतियों के समूह को सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। अब अपन ने सांख्यिकी की एक वचन के रूप में भी परिभाषा पढ़ ली। अब सांख्यिकी की अपने बहुवचन के रूप में भी परिभाषा कर ली, लेकिन अपने इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ी, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में सांख्यिकी उपयुक्त और आदर्श परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सांख्यिकी में निम्न मूल तत्व हैं जिनका समावेश उस उपयुक्त परिभाषा में अवश्य होना चाहिए। मतलब कोई भी परिभाषा दो, उस परिभाषा में ये मूल शब्द जरूर होने चाहिए। पहला कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों हैं। सांख्यिकी क्या है? कला व विज्ञान दोनों हैं। और ये किसने कहा? ये टिपेक महोदय ने कहा। किसने कहा? टिपेक महोदय ने कहा। दूसरा, सांख्यिकी ऐसे सामूहिक तथ्यों से संबंधित है
जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा जिन पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा, सांख्यिकी की अनेक रीतियां हैं जिन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले आंकड़ों का संकलन, दूसरा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, फिर उसका विश्लेषण और चौथा उसका निर्वचन। इन रीतियों की सहायता से किसी क्षेत्र के विवेकपूर्ण निर्णय किए जाते हैं। सांख्यिकी का क्षेत्र व्यापक है, उनकी रीतियों का प्रयोग प्रत्येक विज्ञान में किया जा सकता है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान व कला है जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित तथा विविध कारणों द्वारा प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन की रीतियों की सहायता से अनिश्चितता के मध्य विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। अब मूल कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे अपन ने बोला कि समंक समंक समंक, और समंक को इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। ये डेटा बहुवचन के रूप में है, तो एक वचन के रूप में क्या हुआ, तो इसी डेटा के मूल रूप से एक लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन रूप है। तो एक वचन में क्या हुआ, डेटम, और डेटम का ही बहुवचन क्या बोला, डेटा बोला। तो ये पूछा जा सकता है कि डेटा का एक वचन रूप क्या है, डेटम है, और ये कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब है सांख्यिकी विषय सामग्री। सांख्यिकी क्या, विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सांख्यिकी रीतियां, दूसरा व्यवहारिक सांख्यिकी। तो सांख्यिकी रीतियों में स्टैटिकल मेथड आ गए और व्यवहारिक सांख्यिकी में अप्लाइड स्टैटिक्स आ गई। तो देखो, इस सांख्यिकी रीतियों में जॉन एम जैक्सन ने क्या कहा कि सांख्यिकी रीतियां वे प्रक्रियाएं हैं जो संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण व निर्वचन और प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की जाती है। उसी प्रकार यूल तथा कैंडाल ने भी सांख्यिकी रीतियों के बारे में क्या कहा कि सांख्यिकी रीतियों से हमारा तात्पर्य उन रीतियों से है जो विविध कारणों से प्रभावित संख्यात्मक तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। अब कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर जो ये सांख्यिकी रीतियां हैं, इनको 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। क्या ये 2 प्रकार की हो सकती है। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल मेथड और दूसरा है इंडक्टिव स्टैटिकल मेथड। बोले तो विवरणात्मक सांख्यिकी विधियां और एक निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी विधियां। अब इन दोनों के बारे में अपन बताते हैं कि देखो, विवरणात्मक सांख्यिकी विधियां क्या है, का प्रमुख कार्य संख्यात्मक समूहों की मौलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करना होता है। ये वर्गीकरण के द्वारा, सारणीयन के द्वारा, चित्र में व बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आदि विवरणात्मक सांख्यिकी की विभिन्न क्रियाएं हैं। उसी प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी को या तो एक चर्य या द्विचर्य हो सकती है। अगर वो एक चर्य है तो उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना सिलेबस में भी है, एक केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप और एक अपकिरण के माप। मतलब इसमें एक चर का ही मान निकाला जाता है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति माप में केवल और केवल अगर मध्यिका निकालनी है तो मध्यिका का एक सिंगल मान आएगा। उसी प्रकार अगर यदि मध्य निकालना है तो उसका भी एक सिंगल मान आएगा। लेकिन सहसंबंध में और प्रतिगमन में ये द्विचर्य होती है, जहाँ पे x और y 2 चर हैं, उन दोनों का अलग अलग मान निकालना है, तो वो कैसे हो गए, द्विचर्य हो गए। अब है निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। बोले तो इंटरफेरेंशियल और इंडक्टिव स्टैटिकल। निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत
पूरे क्षेत्र में से, बोले तो जितना भी अपन का रिसर्च का सेंटर है उस पूरे में से कुछ हिस्से को लिया जाता है या कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। तो कुछ इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में चुनकर, ठीक है, उनके विश्लेषण के आधार पर समस्त समुदाय के बारे में यथोचित और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने, अनुमान लगाने, भविष्यवाणी करने आदि प्रविधियों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए देखो कि चावल पका या नहीं पका, चावल के कुछ दानों की जांच करके अपनी मम्मी जी यह अनुमान लगाती है कि पूरे बर्तन का चावल पका है या नहीं पका है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। और अगला है व्यवहारिक सांख्यिकी। क्या है? व्यवहारिक सांख्यिकी। तो देखो, व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत वास्तविक तथ्यों, विशिष्ट विषय सामग्री तथा विभिन्न समस्याओं पर सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। जो अपन ने सांख्यिकी रीतियाँ सीखी है उनका व्यवहार में कैसे प्रयोग हो, वही अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो देखो, व्यवहारिक सांख्यिकी विशेष विषय सामग्री में सांख्यिकी रीतियों को प्रयोग में लाता है। सांख्यिकी रीतियाँ विभिन्न क्रियाओं तथा सिद्धांतों का निरूपण करती है, जबकि उन सिद्धांतों को व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने से व्यवहारिक समंक उपलब्ध होते हैं। इसी व्यवहारिक सांख्यिकी को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, एक वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स किसी क्षेत्र से संबंधित भूतकाल अथवा वर्तमान काल में संकलित समंकों का अध्ययन किया जाता है, जिसका उद्देश्य विवरणात्मक सूचनाएं प्रदान करना होता है। जैसे व्यापारिक समंक, मूल्य सूचकांक, जनसंख्या समंक। और वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी क्या कहलाएगी कि इस वर्ग में सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग द्वारा विभिन्न विषयों में कुछ वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन तथा पुष्टिकरण के उद्देश्य से व्यवहारिक समंकों को एकत्रित किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं सांख्यिकी के उद्देश्य। बोले तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एल बॉडिंगटन ने क्या कहा कि सांख्यिकी अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूतकाल तथा वर्तमान तथ्यों की तुलना करके यह ज्ञात करना कि जो परिवर्तन हुए हैं उनके क्या कारण रहे हैं और उनके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। भूतकाल तथा वर्तमान तथ्यों की तुलना करके यह ज्ञात करना कि जो परिवर्तन हुए हैं उनका क्या कारण रहे हैं और उनके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। उसी प्रकार जॉनसन तथा जैक्सन ने क्या कहा कि सांख्यिकी रीतियों का वास्तविक उद्देश्य तथ्यों और संख्याओं से उचित अर्थ निकालना, अज्ञात घटनाओं के बारे में खोज करना और स्थिति पर प्रकाश डालना है। आगे सांख्यिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, प्राचीन युग में सांख्यिकी को राजनीतिक अंकगणित कहा जाता था। आधुनिक सांख्यिकी को मानव कल्याण का गणित कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। क्यों नहीं होगी? कि प्राचीन काल में शासन प्रबंध में इसका महत्व था और इसी कारण समंकों को शासन प्रबंध के नेत्र कहा जाता था। आर्थिक व नियोजन में भी इसका महत्व था, इसीलिए समंकों के बिना आर्थिक नियोजन, पतवार और दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की भांति इसे कहा जाता था। व्यवसाय तथा वाणिज्य में महत्व, किसी भी व्यवसाय से संबंधित 3 प्रमुख कार्यों में सांख्यिकी रीति उपयोगी होती है। पहला, क्रियाओं का नियोजन में। दूसरी बात,
परिमापों या मानकों के निर्धारण में और कंट्रोलिंग में। फिर आगे अर्थशास्त्र में महत्व। इस प्रकार सांख्यिकी का व्यापक महत्व है। व्यापक कैसे? ज्ञान और विज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है और किस विज्ञान में किया जाता है? ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग। अब देखो नेचर ऑफ स्टैटिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी कला भी है। ये किसने कहा? टिपेक महोदय ने कहा। सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है? आगमनात्मक प्रकृति होती है, निगमनात्मक नहीं। आगमनात्मक का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव। पहले अपन छोटे के बारे में अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर बड़े का अनुमान लगाएंगे। और निगमनात्मक का अर्थ क्या होता है? हम बड़े का अध्ययन करके छोटे का अनुमान लगाएंगे। तो स्टैटिक्स की प्रकृति कैसी हो गई? आगमनात्मक हो गई, बोले तो इंडक्टिव हो गई। सांख्यिकी विषय में गुणात्मक समंक तथा संख्यात्मक समंक दोनों का उपयोग करते हैं। कैसे? गुणात्मक समंकों को अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन होता है क्योंकि पहले उसे मात्रात्मक में बदला जाता है और उसके बाद अध्ययन होता है। और संख्यात्मक समंकों को प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। लेकिन निष्कर्ष, जानकारी और परिणाम हमेशा कैसे निकलेंगे? संख्यात्मक, बोले तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ही होगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अध्ययन होगा, लेकिन परिणाम हमेशा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ही होंगे। अब विज्ञान तो कह दिया, लेकिन विज्ञान क्यों कहा? विज्ञान किसे कहते हैं वो बताएं। तो विज्ञान ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें निम्न लक्षण होते हैं। क्या ये लक्षण स्टैटिक्स में होते हैं? तो ही विज्ञान कहलाएगा। पहले, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। उसकी विधियां और नियम सार्वभौमिक होते हैं। वह कारण और परिणाम के संबंधों का विश्लेषण करता है जिस उनसे पूर्वानुमान की क्षमता होती है। उपयुक्त सभी लक्षण किस में पाए जाते हैं? स्टैटिक्स में पाए जाते हैं। इसी कारण सांख्यिकी को विज्ञान कहा जाता है। कॉस्टन एंड काउडेन के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, ये एक वैज्ञानिक विधि है। ये किसने कहा? कॉस्टन एंड काउडेन ने कहा। वैज्ञानिक विधि के 4 चरण होते हैं। किसके? वैज्ञानिक विधि के। कौन कौन से? एक होता है अवलोकन, जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है परिकल्पना, जिसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। तीसरा होता है पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन लगाना। और चौथा होता है वेरिफिकेशन, बोले तो प्रशिक्षण। अगर ये चारों हैं तो वो क्या है? वैज्ञानिक विधि है। अब है विज्ञान यदि ज्ञान है तो कला क्या है? क्रिया है। विज्ञान क्या है? ज्ञान है। तो कला क्या है? क्रिया है। तो कला के रूप में स्टैटिक्स कैसे काउंट होगी? तो देखो, कला में निम्न लक्षण होते हैं। कला उन क्रियाओं का समूह है जिसके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। कला लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय भी बताती है, तथ्यों का वर्णन ही नहीं करती। केवल वर्णन ही नहीं करती, उसके उपाय भी बताती है। कला की साधना में विशेष चतुराई, अनुभव तथा आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। अतः टिपेक ने सही कहा है कि यह सांख्यिकी, यह बोले तो सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों हैं। यह विज्ञान है क्योंकि इनमें इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित और उसका सर्वत्र प्रयोग होता है। और यह एक कला है क्योंकि इनकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता व विशेष अनुभव तथा उनके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करती है। उसका प्रयोग क्या है, उसी पर निर्भर करती है। किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्टैटियन कहलाता है, बोले तो सांख्यिकी कहलाता है।
सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है? सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध। सांख्यिकी ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें इसका विशेष महत्व है। पहला है सांख्यिकी और गणित का संबंध। तो सांख्यिकी और गणित। सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जो समंकों में विशिष्टीकरण रखती है। सांख्यिकी विधियों को विकसित और परिमार्जित करने में अनेक गणितज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें बर्नौली, गॉस, लाप्लेस, चूलेट आदि का नाम उल्लेखनीय है। फिशर महोदय ने क्या कहा है कि सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से व्यवहारिक विज्ञान की एक शाखा है और उसे अवलोकन संबंधित तथ्यों पर प्रयोग किए जाने वाला गणित कहा जा सकता है। अगर कोई पूछे कि सांख्यिकी में सर्वाधिक योगदान किनका है, तो गणितज्ञों का ही है। फिर दूसरा, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र। तो देखो, अर्थशास्त्र में क्या मार्शल महोदय ने एक कथन कहा था कि समंक वे ईंटें हैं जिनसे प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्र की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। वो ईंटें क्या हैं? अर्थशास्त्र के नियमों की ईंटें बनानी पड़ती है। अर्थात अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न नियमों का आधार क्या है? समंक ही है। आर्थिक नियमों की जांच आगमन प्रणाली के द्वारा की जाती है, जो वास्तव में सांख्यिकी पर ही आश्रित है। सांख्यिकी रीतियों का अर्थशास्त्र में विधिवत प्रयोग 17वीं शताब्दी में ग्रेगोरी किंग नामक अर्थशास्त्री ने वस्तुओं की पूर्ति और मूल्य का संबंध दर्शाने के लिए किया था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या था कि सांख्यिकी रीतियों का अर्थशास्त्र में विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में ग्रेगोरी किंग नामक अर्थशास्त्री ने वस्तुओं की पूर्ति और मूल्य का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया था। अब दूसरा आता है अर्थमिति, बोले तो इकोनोमेट्रिक। सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के निरंतर बढ़ते हुए संबंध के आधार पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों में अर्थमिति, बोले तो अर्थमापन विज्ञान का आरंभ हुआ। इकोनोमेट्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने 1926 में एक ऐसे विज्ञान के अर्थ में किया था जिसमें आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों का गणितीय तथा सांख्यिकी विधियों से सत्यापन किया जाता है। फिर है सांख्यिकी का अन्य सामाजिक विज्ञान वाले विषयों से संबंध। तो सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानकर्ता के लिए सांख्यिकी विधियां उपयोगी और औजार का काम करती है। कॉस्टन एंड क्राउड ने भी क्या कहा है कि सांख्यिकी की पर्याप्त जानकारी के बिना सामाजिक विज्ञानों का अनुसंधान करता अक्सर एक ऐसे अंधे आदमी के समान है जो एक अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है जो वहाँ है ही नहीं। अब है सांख्यिकी का प्राकृतिक विज्ञान वाले विषयों के साथ संबंध। पहला, जीव विज्ञान के साथ संबंध। तो जीव विज्ञान में वंश परंपरा द्वारा हस्तांतरित गुणों का विश्लेषण, सहसंबंध, गुण संबंध, प्रतीपगमन आदि सांख्यिकी रीतियों के आधार पर किया जाता है। मौसम विज्ञान में तापक्रम, वायुदाब आदि माप के आधार पर सांख्यिकी रीतियों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। खगोल शास्त्र में सांख्यिकी की न्यूनतम वर्ग विधि लीस्ट स्क्वायर मेथड द्वारा विभिन्न नक्षत्रों की स्थिति और गति का पता लगाया जाता है। मैक्सवेल ने क्या कहा है कि राशिभूत पदार्थों का हमारा वास्तविक ज्ञान आवश्यक रूप से सांख्यिकी प्रकृति का है। अब है सांख्यिकी के कार्य।
बोले तो किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी रीतियों द्वारा समंकों को एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करके उचित निष्कर्ष निकालने वाले व्यक्ति को सांख्यिक कहते हैं। और उसी सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, वो आंकड़ों का संकलन भी करता है, वो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी करता है, वो आंकड़ों का विश्लेषण करता है और उनका इंटरप्रिटेशन करता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, बोले तो सांख्यिक विषय के क्या कार्य हैं, तो निम्नलिखित कार्य रॉबर्ट बैगर्स ने बताए। क्या बताए कि जटिल तथ्यों को सांख्यिक सरल बनाता है, तुलनात्मक अध्ययन प्रदान करता है, विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभवों को भी सांख्यिक विषय बढ़ाता है, विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां बनाना भी सांख्यिकी का कार्य है, प्रभावों को मापने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, एक परिकल्पना का प्रशिक्षण करना हो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसका भी काम सांख्यिकी में किया जाता है। ये संख्यात्मक माप प्रदान करता है, पूर्वानुमान लगाना, व्यवहार को इंगित करता है, कौन से व्यवहार को, ट्रेंड को, कि आपका व्यवहार कैसा है, समंकों को वर्गीकृत करने के लिए, अनिश्चितता को मापने के लिए तथा वैध निष्कर्ष निकालने में भी सांख्यिकी का महत्वपूर्ण। अब है सांख्यिकी की परिसीमाएं, बोले तो लिमिटेशन, या फिर उसके अवगुण बोल सकते हो, दोष बोल सकते हो, कमियां बोल सकते हो। तो देखो, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का डायरेक्ट अध्ययन नहीं करती। अध्ययन तो करती है लेकिन डायरेक्ट नहीं करती, मतलब गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में बदलना होगा। इस रूपांतरण के बाद हम गुणात्मक पहलुओं का भी विश्लेषण कर सकते हैं। अब सांख्यिक नियम केवल औसत रूप से और दीर्घकाल में ही क्या होते हैं, सत्य होते हैं। सांख्यिक समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं देती, अर्थात सांख्यिक मूल्यों का समूह होती है, एक मूल्य या दो मूल्य सांख्यिक नहीं होते हैं। समंकों में एक रूपता तथा सहजातीयता होनी चाहिए, अर्थात सांख्यिक समंक में निम्न गुण आवश्यक है। पहले, मूल्यों का समूह होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए और सहजातीयता होनी चाहिए। मतलब ये तीन तो अनिवार्य हैं कि होने ही चाहिए। सांख्यिक परिणाम लगभग सही होते हैं, लगभग होते हैं, 100% सही नहीं होते हैं। सांख्यिक परिणाम हमेशा संदेह से परे नहीं होते हैं, मतलब हमेशा उसमें कुछ ना कुछ भ्रामक हो सकते हैं, ऐसा बना रहता है यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ में किया जाए। जो अपन कंस्टेंट ले रहे हैं, जो संदर्भ या डाटा ले रहे हैं, वो अगर सही नहीं है तो हमेशा भ्रम पैदा रहता है। सांख्यिकी का दुरुपयोग समंकों के हेर फेर से संभव है। सांख्यिकी का उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए, ये भी इसकी से एक सीमाएं हो गई। फिर सांख्यिकी अध्ययन ही केवल एकमात्र विधि नहीं होती, इन तरीकों से प्राप्त परिणामों को अन्य विधि से भी सत्यापित किया जाना चाहिए। सांख्यिकी केवल एक साधन है, साध्य नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन कि सांख्यिकी एक केवल साधन है, साध्य नहीं है। सांख्यिकी न तो कुछ सिद्ध कर सकती है और न ही कुछ असिद्ध कर सकती है, जबकि यह एक विधि है जो कुछ नियमों के अनुसार कार्य करती है। अब है समंकों के प्रति अविश्वास। कैसे अविश्वास होता है, तो देखो, सामान्य व्यक्तियों में समंक के प्रति दो प्रकार की परस्पर विरोधी अवधारणाएं प्रचलित है। कैसे? कुछ लोग तो समंकों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और अत्यधिक विश्वास करने के कारण उनका कहना है कि संख्याएं झूठ नहीं बोलती। जब वो विश्वास ही अत्यधिक कर रहे हैं
तो वो क्या कहते हैं कि संख्याएं झूठ नहीं बोलती। यदि संख्याओं के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है तो वह प्रमाणिक व अंतिम रूप से सत्य है। किनका कहना है? कुछ लोगों का। कौन से लोगों का? जो समंकों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। उसके विपरीत अधिकांश व्यक्ति समंकों को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। समंकों को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार समंक झूठ के तंतु है। सांख्यिक झूठ का इंद्रधनुष है। समंक तो क्या है? झूठ के तंतु हैं, और सांख्यिक झूठ का इंद्रधनुष है। कैसा धनुष है? इंद्रधनुष है। यही झूठ के कथन के बारे में डिज़राइली ने क्या कहा? झूठ 3 प्रकार के होते हैं। उन्होंने कितने प्रकार के झूठ बताए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो बोला केवल झूठ खुद ही झूठ होता है, दूसरा कहा कि सफ़ेद झूठ होता है, और तीसरे कहा कि समंक बोल दो। ये भी क्या है? झूठ का ही एक प्रकार है। डेरेल हफ ने क्या कहा कि एक भली भांति लपेटा हुआ सांख्यिक तथ्य हिटलर के महान असत्य से भी अच्छा होता है। वह भ्रम उत्पन्न करता है, फिर भी आप पर थोपा नहीं जा सकता। सांख्यिक में अभिज्ञ मतलब जिनको नॉलेज नहीं है। सामान्य व्यक्ति पहले तो आंकड़ों पर अति विश्वास कर लेता है, परंतु बाद में जब उसे यह पता चलता है कि जिन निष्कर्षों को वह सत्य समझता था वे वास्तव में भ्रामक है, तो वह समंकों पर अविश्वास करने लगता। अब अविश्वास के क्या कारण हैं? तो सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता के कारण, सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा की उसके कारण, विशेष ज्ञान का अभाव था उसके कारण, समंकों की शुद्धता की पहचान नहीं हो सकी उसके कारण, समंकों का दुरुपयोग हुआ उसके कारण। इसी कारण समंकों के प्रति अविश्वास के कुछ कथन हैं। क्या कथन है? कि अविश्वास सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता और सांख्यिकी के उनके दुरुपयोग के कारण होता है। समंक सर्वदा निर्दोष है। दोष तो उनमें से गलत निष्कर्ष निकालने वालों का है। समंक गिल्ली मिट्टी के समान है, जिससे आप देवता भी बना सकते हैं और चाहे तो दानव भी बना सकते हैं। संख्याएं स्वयं असत्य नहीं बोलती, वरन असत्यवादी ही अशुद्ध चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी पर अत्यधिक भरोसा कर लेना और उस पर पूर्णतः अविश्वास करना, ये दोनों ही दृष्टिकोण अनुचित प्रतीक होते हैं। मतलब अत्यधिक भरोसा करना भी गलत है और पूर्णतः अविश्वास करना भी गलत है। वॉलेस तथा रॉबर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा है कि जो व्यक्ति समंकों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है वह प्राय अनावश्यक रूप से क्या खाएगा? धोखा खा जाता है। परंतु जो उन पर विचार किए बिना ही अविश्वास करता है वह अक्सर अनावश्यक रूप से अभिज्ञ रह जाता है। समंकों से उचित निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक है कि उनके प्रयोगों और निर्वचनों में सतर्कता और सावधानियों से काम लिया जाए, तभी सांख्यिकी को प्रति प्रचलित भ्रामक की धारणाएं दूर हो सकती हैं। अब अविश्वास दूर करने के कुछ उपाय भी हैं। पहला है कि जब भी सांख्यिकी का प्रयोग करो उसकी सीमाओं का ध्यान रखो, विवेकपूर्ण प्रयोग करो, आत्म संयम रखो, स्पष्ट व स्वतंत्र विचार विमर्श रखो। समंकों के दुरुपयोग से बचने और अविश्वास को दूर करने के लिए यह भी देख लेना चाहिए कि समंक उचित रीति द्वारा उचित साधनों से निष्पक्षतापूर्ण एकत्रित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। प्रस्तुत समस्या के लिए वे पर्याप्त व उद्देश्यानुकूल है या नहीं है। उनका विश्लेषण व निर्वचन सांख्यिकी के निपुणता, अनुभव व निष्पक्ष भावना से किया गया है अथवा नहीं किया गया है। इस प्रकार समंकों के दुरुपयोग से बचने के लिए लगातार
सतर्क व सावधानी अपेक्षित है। वॉलिस तथा रॉबर्ट्स ने क्या कहा कि विराट सतर्कता ही गंभीर सांख्यिकी त्रुटियों से मुक्ति पाने का मूल्य है। किंग महोदय ने भी क्या कहा कि सांख्यिकी विज्ञान एक अत्यंत उपयोगी सेवक है, परंतु उनका मूल्य केवल उन्हीं के लिए है जो उनका उचित प्रयोग जानते हैं। अब है समंकों का दुरुपयोग के कुछ उदाहरण। अधिकतर समंकों का दुरुपयोग करके उनसे असत्य व भ्रामक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समंकों का दुरुपयोग या तो जानबूझकर किया जा सकता है या वह सामान्यकरण की त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है। अधिकतर निम्न प्रकार के समंकों का दुरुपयोग होता है। पहले, अनुपयुक्त तुलना करना, अस्पष्ट और परिवर्तनशील परिभाषाओं के कारण, प्रतिशतों का गलत उपयोग, सांख्यिकी विधियों का अनुचित प्रयोग, एक पक्षीय तर्क देना, अप्रतिनिधित्व और अपर्याप्त सामग्री, पक्षपात। अन्य दुरुपयोग में जैसे भ्रामक कथन, तकनीकी व गणना संबंधी त्रुटियां, आगमन व निगमन भ्रांतिपूर्ण आदि के आधार पर असत्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो बाउले साहब ने क्या कहा कि मिथ्या सांख्यिकी तर्क उत्पन्न करने के कुछ सामान्य तरीके इस प्रकार हैं। समंकों को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत करना, ऐसी घटनाओं के समूह पर उन्हें लागू करना जिन्हें वास्तव से संबंधित ही नहीं है, केवल एक भाग से संबंधित अनुमानों को ही संपूर्ण मानना, तर्क के अनुकूल पक्ष की घटनाओं का वर्णन करना और लापरवाही से परिणाम के कारण की और तर्क प्रस्तुत करना। इन त्रुटियों से बचने के लिए निरंतर सतर्कता परम आवश्यक है। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कंप्लीट हुआ। अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? अपन ने इस चैप्टर में सीखा कि सांख्यिकी का क्या तो अर्थ है, उसका उद्गम कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और वो आगे चलकर देखो क्या सीखा अपन ने सीखा, देखो अपन ने इस चैप्टर से क्या सीखा कि सांख्यिकी का उद्गम व विकास, उसके अर्थ व परिभाषाएं, उसकी विषय सामग्री, सांख्यिकी का उद्देश्य, उसका क्या महत्व है, उसका क्या नेचर है, उसका अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, समंकों के प्रति अविश्वास के क्या कारण हैं, अविश्वास को दूर करने के उपाय और समंकों का दुरुपयोग। ठीक है, ये सब पॉइंट अपन ने सीखे हैं। ये यूनिट अपने ASO के अंदर पहली यूनिट है और इसमें 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो कोशिश है कि 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। फिर भी कुछ MCQ मैं और लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, तो उससे और ये टॉपिक अपना क्लियर हो पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।